अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। जिस टॉपिक पर आज हमने बात करना है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आर्टिकल लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आ चुका है। आज हम इसमें डेफिनेशन, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फार्मूला, डेरिवेशन, बहुत एहतियात से इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपको बाकायदा नोट्स दिए जाएंगे जिसमें डिटेल से मैंने टॉपिक लिखा है। टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्टकट है, बार बार याद करें। आज का टॉपिक शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। डेफिनेशन है, दिस इज़ अ बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट which is used to determine unknown resistance. This is the basic electric circuit, बुनियादी इलेक्ट्रिक सर्किट है which is used, इसे हम इस्तेमाल करते हैं to determine, ताकि हम मालूम कर सकें बेटा क्या, हाईलाइट करें, ब्लॉक करें, unknown resistance। सर्किट में मौजूद अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमने जो डिवाइस आला बनाया दैट नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक ऐसा बुनियादी इलेक्ट्रिक सर्किट है विच इज़ यूज्ड टू डिटरमिन, इसको डिवाइस आले को बनाने का मकसद क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, यानी एक ऐसी रेजिस्टेंस जो अननोन है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने वाला आला कहलाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। फ़र्ज़ करें बेटा एक सर्किट में 4 रेजिस्टेंस है। एक सर्किट में 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं पैरेलल कम्बिनेशन में, 4 रेजिस्टेंस। उन 4 में से 3 रेजिस्टेंस आप जानते हो, जबकि 4th अननोन है। 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नहीं पता। उस 4th अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करने वाले इस आले डिवाइस सर्किट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वाज डिवाइस्ड बाय अ साइंटिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन एंड हेंस इट इज़ नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। साइंटिस्ट का नाम, जिस साइंटिस्ट ने इस आले को बनाया, और चार्ल्स व्हीटस्टोन, अपने ही नाम से इंट्रोड्यूस किया व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 2 हैं, एक स्लाइड वायर ब्रिज और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स। स्लाइड वायर ब्रिज ये आपका सेकेंड ईयर का पहला प्रैक्टिकल है। जब आप प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे तो वहाँ सेकेंड ईयर का पहला प्रैक्टिकल स्लाइड वायर ब्रिज, और आगे बीएससी में हायर क्लासेस में पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये दोनों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसके बाद अब हम आते हैं प्रिंसिपल की जानिब। प्रिंसिपल को बेटा आपने याद कर लेना है। यही प्रिंसिपल बार बार आगे टॉपिक में इस्तेमाल होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जिस असूल पर काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेटा हाईलाइट करेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन। ये वर्ड याद रखना है आपने, बैलेंस्ड कंडीशन। और आगे आप सर्किट जब बनाएंगे तो आप सर्किट में देखेंगे हर वक्त गैल्वानोमीटर में 2 करंट गुजर रहे होंगे, एक करंट I1 और एक करंट I2। बैलेंस कंडीशन वो है जब I1 और I2 गैल्वानोमीटर से गुजरने वाले
बेटा ये दोनों करंट क्या हों, इक्वल हो जाएं। I1 और I2 हर लम्हा गैल्वानोमीटर में दो करंट गुजर रहे होंगे, I1 और I2, और दोनों करंट की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। वो लम्हा बैलेंस कंडीशन कहलाएगा जब I1 और I2 ये दोनों करंट इक्वल होंगे। अब दोनों करंट इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, कैंसल ईच अदर, नेट करंट ज़ीरो। नेट करंट ज़ीरो होने का मतलब है इफ़ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। अगर गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो, इसी कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन कब होगी, गैल्वानोमीटर में तवज्जो करें, हर वक्त दो करंट गुजर रहे हैं, एक बेटा I1 और एक I2। ये दोनों करंट जिस लम्हे इक्वल, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट हैं, ये दोनों करंट इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, कैंसल ईच अदर, नेट करंट ज़ीरो। जब नेट करंट ज़ीरो होगा तो गैल्वानोमीटर में नो करंट फ्लो थ्रू, कोई करंट गैल्वानोमीटर में फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन। या फिर बैलेंस कंडीशन यूँ भी आ सकती है, और यही फार्मूला हमने एंड में प्रूफ भी करना है आज के टॉपिक में। अब आपको याद होगा ना, अभी मैंने कहा था टोटल कितनी रेजिस्टेंस हैं, 4। अगर आप पहली रेजिस्टेंस रेशो लें, डिवाइड करें दूसरी, पहली दो रेजिस्टेंस का रेशो लें, और फिर तीसरी और चौथी इन दो रेजिस्टेंस का रेशो लें, इन दोनों का जवाब अगर इक्वल आए, अगर इन दोनों का जवाब इक्वल आए, ठीक है, तो फिर आप तब भी ये कंडीशन कौन सी होगी, बैलेंस कंडीशन होगी। एंड में इस बात को मैं प्रूफ करा दूँगा, अभी फ़िलहाल मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है। तो दोबारा ज़रा गौर करें, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक ऐसा सर्किट है जिसके बनाने का मकसद था ताकि हम डिटरमिन कर सकें, मालूम कर सकें बेटा क्या, अननोन रेजिस्टेंस। सर्किट में मौजूद जितनी भी रेजिस्टेंस हैं, जैसे बताया 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 में से 3 आप जानती हैं, चौथी अननोन है। अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने वाला आला व्हीटस्टोन, साइंटिस्ट के नाम से ये इंट्रोड्यूस किया गया। एप्लीकेशन 2, स्लाइड वायर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। प्रिंसिपल है इसका बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन I1 करंट इक्वल टू I2। हर लम्हा गैल्वानोमीटर में कितने करंट हैं, 2। अगर I1 और I2 इक्वल नहीं है तो अंडरस्टूड बात है नेट करंट ज़ीरो नहीं होगा, तो ये बैलेंस कंडीशन नहीं होगी। बैलेंस कंडीशन के लिए शर्त है कि गैल्वानोमीटर से गुजरने वाले दोनों करंट इक्वल बट ऑपोजिट, नेट करंट ज़ीरो, नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, ये बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन पर ये रिज़ल्ट, ये प्रूफ बाकायदा अब मैं करूँगा। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन की जानिब। कंस्ट्रक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3, R4। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी बनावट क्या है, कैसे बनता है, इसमें टोटल कितनी रेजिस्टेंस है बेटा, 4 रेजिस्टेंसेस एंड ज्वाइन टुगेदर। इन चारों रेजिस्टेंस को आपने ज्वाइन किया, इकट्ठा किया इन सच अ वे, कुछ इस तरह से कि ये 4 रेजिस्टेंस क्या बनाएं, क्लोज्ड सर्किट या मैश बनाएं, ABCDA, ये मैश। व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल कितनी रेजिस्टेंसेस हैं बेटा, 4। इन चारों को ज्वाइन करें, मिलाएं, इस तरह के ये बनाएं क्लोज सर्किट या मैश, जैसे कि ये आपके सामने आप देख सकते हैं। R1, R2, R3, R4 ये क्लोज मैश लूप बना रहे हैं, A, B, C, D, A।
ठीक है जी। ये चार रेजिस्टेंसेस मिलकर आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड मैश लूप ABCDA, ये क्लोज मैश लूप बनाया जी। फिर आगे नेक्स्ट लिखा है अ बैटरी ऑफ EMF, एक बैटरी जिसकी EMF E है, कोई सेल बैटरी विद अ स्विच और साथ में एक स्विच इस कनेक्टेड, इन दोनों को कनेक्ट करना है कौन से दो पॉइंट के दरमियान, A और C। यानी जब आप सर्किट बनाएंगे चार रेजिस्टेंस आपने क्लोज पाथ में बना दी, फिर आप देखें A और C इन दो पॉइंट्स के साथ आपने कनेक्ट किया एक बैटरी और एक स्विच। ये डायग्राम पर फोकस करें, देख सकते हो A और C इन दो टर्मिनल के साथ एक स्विच और एक बैटरी। बैटरी की पोलैरिटी पर गौर करना, ये नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आगे लिखता है अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस RG, एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर की इंटरनल कंस्ट्रक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो है RG। इस गैल्वानोमीटर को, और गैल्वानोमीटर क्या रखता है, RG इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स B एंड D। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को आपने कनेक्ट करना है किन दो पॉइंट पर, B और D। ये आप देख सकते हैं ये B और ये D, इन दो टर्मिनल के साथ आपने क्या लगा दिया, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। ये आपने गैल्वानोमीटर लगाया, गैल्वानोमीटर G, और इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है RG। गैल्वानोमीटर किन दो टर्मिनल के दरमियान, B और D। यानी सर्किट कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बना, टोटल कितनी रेजिस्टेंस, 4 आपके सामने। एक क्लोज लूप मैश सर्किट ABCD, ओके। फिर आपने A और C याद रखना है, A और C के साथ क्या ज्वाइन करना है, स्विच और बैटरी। B और D के साथ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस RG। अब अगर आप गौर करें तो बेटा सवाल किया जाता है बताएं इस सर्किट में टोटल कितनी रेजिस्टेंस हैं, तो बच्चे कहते हैं 4, गलत है। R1, R2, R3, R4 4 और पांचवी RG। RG किसकी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस नज़र तो नहीं आती लेकिन इसका इफेक्ट ज़रूर। तो याद रखें सर्किट में अब टोटल गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने के बाद अब सर्किट में टोटल कितनी रेजिस्टेंसेस 5। सर्किट मुकम्मल हो गया। अब वर्किंग की जानिब आते हैं। वर्किंग, व्हेन स्विच S इज क्लोज, जैसे आप स्विच S को क्लोज करोगे अ करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर कहाँ कनेक्ट था, B और D टर्मिनल में। ये गैल्वानोमीटर, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे गैल्वानोमीटर में करंट फ्लो होना शुरू। अच्छा जी, वी आर टू डिटरमिन द कंडीशन, वी आर, फिक्रे पर गौर करें, वी आर टू डिटरमिन द कंडीशन, हमने मालूम करनी है वो शर्त। कौन सी शर्त, गौर करें, अंडर विच नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। हाईलाइट करता हूं, हमने वो कंडीशन मालूम करनी है विच नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना हो। हमने वो कंडीशन मालूम करनी है। लेकिन आपने स्विच को क्लोज किया, गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। हमने वो कंडीशन मालूम करनी है जब गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो, यानी गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन, नीडल जो है वो कोई डिफ्लेक्शन ना दे, और उसे कहते हैं बैलेंस कंडीशन। अभी बताया हर वक्त गैल्वानोमीटर में कितने करंट हैं, 2, और बैलेंस कंडीशन जब होगी I1 I2 दोनों करंट इक्वल बट ऑपोजिट, कैंसल ईच अदर,
नेट करंट 0 जी। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, यानी ये सारा मामला इसके लिए आपको याद होना चाहिए किरचॉफ सेकंड रूल। जिनको बेटा किरचॉफ सेकंड रूल नहीं आता वो व्हीटस्टोन ब्रिज कभी नहीं समझ पाएंगे। आगे पूरा डेरिवेशन उन बच्चों के लिए आसान है जिन्हें किरचॉफ सेकंड रूल आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें तमाम तर कैलकुलेशन, फार्मूले की डेरिवेशन, इसके लिए आपको आना चाहिए क्या? किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल क्या था? एल्जेब्रिक सम लें, ये एल्जेब्रिक सम किसका? वोल्टेज चेंज का, पोटेंशियल चेंज का किसी भी क्लोज सर्किट में, और वो सम 0 आए, ये है किरचॉफ सेकंड रूल। और किरचॉफ सेकंड रूल में प्लस माइनस के बारे में भी बहुत डिटेल से बताया था, वो भी आपको याद हो। अब सर्किट डायग्राम पर तवज्जो करनी है जी। पहले आते हैं हेडिंग द डेरिवेशन ऑफ द कंडीशन जी। ड्राइव करते हैं रिलेशन को। वी कंसीडर, जो डायग्राम आपके सामने ऊपर बनी है, वी कंसीडर लूप्स। इस फिगर में आप देख सकते हैं 3 लूप हैं। पहली लूप ADBA, ये फर्स्ट लूप है। फिगर पर आए, आप देखें, ये देखो बेटा A, D, B और A। और इस लूप के अंदर पहली लूप में आपका पहला मेजर इफेक्टिव करंट I1। दूसरी लूप आपकी कौन सी है? DCBD, D, C, B और D। और इस दूसरी लूप में आपका इफेक्टिव करंट I2। तीसरी लूप है ADCA। डायग्राम में देखें A, D, C और ये A, और इसमें आपका करंट कौन सा है? I3। तो यहाँ मैंने लिखा है कंसीडर लूप्स 1, 2, 3 लूप हैं, और एज्यूम कर लें कि इनमें करंट एंटी क्लॉकवाइज I1, I2, I3। डायग्राम में देखें 3 लूप हैं तो 3 करंट हैं, और तीनों करंट आपने एज्यूम करने हैं एंटी क्लॉकवाइज। 3 लूप तो 3 करंट I1, I2, I3 एंटी क्लॉकवाइज हैं। लेकिन हमारे ज़्यादातर इस्तेमाल में सिर्फ ये 2 लूप हैं, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में 2 ही करंट है, एक I1 और एक I2, तो ज़्यादा हमारे ये 2 लूप इस्तेमाल। हकीकत में कितने लूप हैं? 3। हर लूप में गुजरने वाला करंट I1, I2, I3, तीनों करंट एज्यूम करोगे एंटी क्लॉकवाइज। हर एक करंट अपने अपने रेस्पेक्टिव लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है जी। अब बेटा ज़रा एहतियात से, तवज्जो से जी। अब आपका पहला लूप कौन सा है जी? अब जवाब देते जाएंगे, जो आंसर नहीं देगा उसके लिए मुश्किल होगी, ये जहन में रखना है। अब आपका पहला लूप कौन सा था? ADBA। पहले तो बेटा ये बताएं इस लूप के अंदर कितनी रेजिस्टेंसेस हैं? ADB और A। इस लूप में टोटल 3, बिल्कुल सही, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। कौन कौन सी? R1, R3 और RG। इस लूप में कितनी रेजिस्टेंस हैं? 3। R1, R3, RG, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। अब 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो इसका मतलब है करंट जब हर रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो 3 मरतबा पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। करंट R1 से गुजरा, R3 और RG, 3 है ना जी बेटा? 3 है, तो कितनी मरतबा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? 3 मरतबा। 1 जी, 3 मरतबा, ये जहन में रखना। अच्छा, अब मैं आपको 3 मरतबा पोटेंशियल ड्रॉप पहले निकालेंगे R1 के अक्रॉस, फिर पोटेंशियल ड्रॉप R3 के अक्रॉस,
और फिर पोटेंशियल ड्रॉप आर जी। इस लूप में 3 रेजिस्टेंसेस हैं और 3 मरतबा पोटेंशियल ड्रॉप। जी बेटा, अब आप देखें जी, यहाँ मैंने अप्लाई किया द किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया ऑन द लूप ए डी बी ए। 3 लूप हैं जी बेटा, कितने लूप हैं? 3। तो 3 लूप आपके सामने हैं। किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे आप। पहला लूप ए डी बी ए, इस लूप के अंदर रेजिस्टेंस है 3। जी बेटा, कितनी रेजिस्टेंसेस हैं? 3। अब आप देखें, लिखा है मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ओहम्स लॉ अगर याद हो, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है IR। कुछ याद है? V इक्वल IR। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 V हो गया, फिर इक्वल IR। हाँ जी, अब पहले लूप में ADBA, इस लूप में करंट हमारा इफेक्टिव करंट I1, रेजिस्टेंस कौन सी है? R1। I1 R1 माइनस क्यों लगाया? नेगेटिव साइन शोज दैट चार्ज लूजेस एनर्जी। जब चार्ज रेजिस्टर से गुजरेगा R1 से, करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी डेसिपेट ज़ाया होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V इक्वल होता है IR। करंट I1 हमारे इस लूप का इफेक्टिव मेजर करंट फिगर में देखेंगे I1 है। I1 रेजिस्टेंस R। अच्छा जी, R1 के बाद अब हम आते हैं यहाँ डायाग्राम पर दोबारा। R1 का तो काम हो गया, अब आते हैं गैल्वानोमीटर। अब बेटा गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है IG। टॉपिक में मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वक्त गैल्वानोमीटर में कितने करंट गुजर रहे हैं? 2। देखें, ये I1 करंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये चलते हुए I1 करंट ऊपर की जाने, ये I1, और इधर I2 एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये नीचे की जाने। आप देख सकते हैं फिगर में हर वक्त गैल्वानोमीटर में 2 करंट हैं, I1 और I2, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। तो नेट करंट जो होगा ऑपोजिट है तो माइनस का साइन। अब इस लूप में हमारा इफेक्टिव करंट, मेजर करंट I1 है तो I1 पहले। तो आप ज़रा गौर करें जी, तो यहाँ क्या होगा? नेट करंट देखें, I1, गैल्वानोमीटर में 2 करंट है ना बेटा, एक I1 है और एक I2, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये माइनस लगा दिया। अब मैंने I1 को ही पहले क्यों लिखा? क्योंकि हमारा असल लूप उसमें इफेक्टिव करंट तो I1 है, असल ग्रेटर लार्जर करंट I1 है, तो I1 माइनस I2। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वो बैलेंस कंडीशन है। अभी फ़िलहाल बैलेंस कंडीशन नहीं है, अभी I1 I2 से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर I1 माइनस I2। क्लियर हो गई बात? माइनस का साइन ऑपोजिट के लिए, और हमारा लूप कौन सा है? ADB है, इसमें इफेक्टिव करंट I1 है तो I1 को पहले लिखा, बस ये ख्याल रखना। अब आगे नेट करंट क्लियर हो गया, गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला, RG से गुजरने वाला नेट करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर में मौजूद क्या है? RG के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल ओहम्स लॉ IR। ये नेट करंट हो गया गैल्वानोमीटर वाला, और IR माइनस का साइन पोटेंशियल ड्रॉप
चार्ज एनर्जी लॉस करेगा। ठीक हो गया। 2 इसके बाद अब हम आते हैं R3। तवज्जो दोबारा फिगर पर। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया RG के, अब रह गया R3। R3 में बेटा याद रखें हर वक्त R3 में 2 करंट गुजर रहे हैं। R3 में तवज्जो से सुनिएगा। R3 में एक तो करंट गुजर रहा है, ये I1, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए R1 से घूमते हुए ये इधर आएगा। एक तो ये करंट हो गया I1, ये एंटी क्लॉकवाइज चलें A से D की जानिब I1, और इधर देखें तो तीसरा लूप I3 भी तो था। I3 करंट एंटी क्लॉकवाइज था, I3 करंट था C से D और D से A की जानिब, फिर जो एंटी क्लॉकवाइज, तो I3 करंट है D से किसकी जानिब, D से A की जानिब। कौन सा करंट बेटा, I3। अब गौर करें R3 में से कितने करंट गुजर रहे हैं, 2, एक I1 और एक I3। ये लें जी, एक I1 और एक I3, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, माइनस लगा दिया। अब I1 को पहले क्यों लिखा, क्योंकि इस लूप का जिक्र है और इस लूप में हमारा इफेक्टिव करंट I1 है, तो R3 से गुजरने वाला नेट करंट हो गया I1 माइनस I3। ये मैंने यहाँ लिखा है, नेट करंट फ्लोइंग थ्रू R3 से गुजरने वाला करंट I1 माइनस I3। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, पोटेंशियल डिफरेंस V R3 के अक्रॉस V इक्वल IR, I हो गया नेट करंट और R3 रेजिस्टेंस, नेगेटिव साइन आपको पता है। तो हमारा ये जो लूप था इसमें बेटा कितनी रेजिस्टेंस थी, 3, R1 RG R3, 3 रेजिस्टेंस थी, तो 3 पोटेंशियल ड्रॉप, ये एक पोटेंशियल ड्रॉप, उसके बाद ये दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप और फिर ये तीसरा, तीनों आ गए। अब आपने 10 किरचॉफ सेकंड रूल टू द फर्स्ट लूप, इस पहली लूप पर अप्लाई किया किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या था कि किसी भी लूप क्लोज सर्किट में जितना भी पोटेंशियल चेंज हो उसका सम इक्वल टू 0। तो इस लूप में आपने देखा 3 रेजिस्टेंसेस थी, तो आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप पहले लूप का, पहली रेजिस्टेंस R1 का, ये बेटा RG का पोटेंशियल ड्रॉप, ये R3 का, इन तीनों का सम इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ये आपने किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई किया फर्स्ट लूप पर। क्लियर हो गई बात। बार बार वीडियो सुनेंगे, सर्किट डायग्राम को तवज्जो से देखेंगे, नेट करंट क्लियर होगा तो आपके लिए टॉपिक आसान। बुक में इतनी डिटेल नहीं है, इसलिए नोट्स से तैयारी करें और टेक्स्ट बुक, जब नोट्स वाला याद हो जाए फिर टेक्स्ट बुक का हर फिक्रा आपको क्लियर होगा। सिमिलरली इसी तरह से अब बेटा मैं सिमिलरली किरचॉफ सेकंड रूल अब मैं अप्लाई करता हूँ। किरचॉफ सेकंड रूल लूप पर DCBD, अब मैं किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करने चला हूँ सेकंड लूप पर। सेकंड लूप क्या है, DCBD। अब जो बच्चे जवाब देंगे ना, समझें टॉपिक उन्हीं को आता है। अब मैं इस दूसरे लूप पर अब लूप कौन सा है आपका जी बेटा, D C B और D लूप नज़र आ गया, ये लूप नंबर 2। अब पहले तो बताएं इस लूप नंबर 2 का इफेक्टिव करंट कौन सा है, मेजर करंट I2। वेरी गुड। अच्छा, अब इस लूप के अंदर बताओ कितनी रेजिस्टेंस है, तो बेटा कितनी रेजिस्टेंस है, 3 कैसे, एक R2, एक R4 और एक RG कौन ऑफर करेगा, गैल्वानोमीटर। तो इस लूप के अंदर टोटल कितनी रेजिस्टेंसेस हैं,
टोटल कितनी है? तीन रेजिस्टेंसेस हैं। मेजर करंट कौन सा है? I2 जो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। हाँ जी, अब 3 लूप हैं तो 3 मरतबा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। 3 लूप हैं, 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो 3 मरतबा पोटेंशियल चेंज आएगा। पहले आप निकालें पोटेंशियल चेंज R2 के अक्रॉस। R2 में से सिर्फ एक ही करंट गुजर रहा है और वो है I2। तो आप यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, ओहम्स लॉ, पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल IR, I2 करंट, रेजिस्टेंस R2 और नेगेटिव साइन ये ऑलरेडी आपको बता चुका। इसके बाद R2 के बाद अब हम आते हैं गैल्वानोमीटर। नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर RG गैल्वानोमीटर में कितने करंट गुजर रहे हैं? 2। एक अब नेट करंट दोनों, एक I2 और एक I1, 2 करंट है। माइनस क्यों लगाया? सर्किट डायग्राम पर तवज्जो करेंगे तो माइनस का साइन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब I2 क्यों? I2 क्योंकि लूप है, लूप नंबर 2 DCBD। इस लूप का इफेक्टिव करंट मेजर I2 तो लार्जर I2 पहले माइनस I1, तो ये है नेट करंट जो फ्लो हो रहा है गैल्वानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस RG है। RG से गुजरने वाला नेट करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RG, पोटेंशियल ड्रॉप जी, ओहम्स लॉ V इक्वल IR, I2 माइनस I1 ये नेट करंट गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला, RG रेजिस्टेंस नेगेटिव आपको पता है। R2 RG के बाद अब हम आते हैं R4। दोबारा सर्किट पर गौर करें। R4, अब ये जो R4 है रेजिस्टेंस, इसमें हर वक्त 2 करंट गुजर रहे हैं। इस R4 में हर वक्त कितने करंट गुजर रहे हैं? 2 कौन से? एक तो बेटा I2 करंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज I2 करंट गुजर रहा है C से B से फिर नीचे RG से D से C की जानिब कौन सा करंट है? ये I2। और इसी तरह R4 से एक और करंट I3 गुजर रहा है। देख रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से C से D की जानिब कौन सा करंट है? I3। यानी R4 में हर वक्त 2 करंट गुजर रहे हैं। कौन से 2? एक I2 और एक I3, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, माइनस आ गया। अब I2 पहले क्यों? क्योंकि हमारा लूप है ये, इसमें इफेक्टिव करंट लार्जर करंट I2, तो R4 से गुजरने वाला नेट करंट है I2 माइनस I3। देखो बेटा ये लिखा है नेट करंट फ्लोइंग थ्रू R4 से गुजरने वाला नेट करंट I2 माइनस I3। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R4, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस R4 के अक्रॉस V इक्वल IR, ये नेट करंट R4 से गुजरने वाला साथ R4 नेगेटिव आपको पता है। अब इस लूप में सर्किट डायग्राम के मुताबिक इस लूप में 3 रेजिस्टेंसेस थी R2 R4 RG, 3 मरतबा पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखें किरचॉफ सेकेंड रूल लगाया दूसरे लूप पर। ये है पोटेंशियल ड्रॉप R2 के अक्रॉस, ये RG और ये R4 अलग अलग प्रूफ कराया। किरचॉफ सेकेंड रूल के मुताबिक इन तीनों का सम इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमारा जो बैलेंस कंडीशन है उसमें 2 ही लूप मेजर, तो 2 इक्वेशंस आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। अब फर्दर आगे सारी मैथमेटिक्स हैं जिसे हमने सिंप्लीफाई करना है।
द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर विल बी ज़ीरो। गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट बेटा ज़ीरो कब होगा? इफ़, जब I1 और I2 दोनों करंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, माइनस का साइन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल ईच अदर, नेट करंट ज़ीरो। या I1 बराबर I2, या इस तरह लिखें या इस तरह, एक ही बात है। और ये कंडीशन कौन सी है? बैलेंस कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी है? बैलेंस कंडीशन। I1 और I2 गैल्वानोमीटर में हर वक्त दो करंट गुजर रहे हैं, I1 और I2। जिस लम्हे दोनों करंट इक्वल होंगे, सर्किट में देख सकते हैं दोनों करंट इक्वल, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल ईच अदर, नेट करंट ज़ीरो। जब नेट करंट ज़ीरो है, गैल्वानोमीटर की नीडल शो नो डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। अब बेटा करना है, इस बैलेंस कंडीशन को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। पहले आप इस कंडीशन को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जहां I2 लिखा हो वहां I1 दर्ज कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में जहां I2 लिखा होगा वहां I1 पुट कर दो। ये देखें ज़रा, दोबारा तवज्जो, ये इक्वेशन नंबर 1 नज़र आ रही है? इसमें देखो I2 कहाँ लिखा हुआ है? ये I2 ये लिखा हुआ है जी बेटा, ये I2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। I2 जहाँ I2 होगा वहाँ I1 दर्ज कर दें। ज़रा गौर करें ना, ये I2 है। जब मैं I1 दर्ज करूँगा तो ये I1 पॉजिटिव और ये I1 नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसल, ये RG वाला हिस्सा ख़त्म। तवज्जो रखो, बैलेंस कंडीशन पुट करें, जहाँ I2 है वहाँ I1 दर्ज कर दें। जब मैंने यहाँ I1 दर्ज कर दिया तो ये I1 पॉजिटिव, ये I1 नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसल, ज़ीरो से मल्टीप्लाई, ये ख़त्म, RG ख़त्म। ये लें जी, ये वाला है ही नहीं, RG ये ख़त्म। बाकी दो रह गए, माइनस I1 R1, I1 माइनस I3 R3, दो रह गए। ये आप गौर करेंगे तो ये मैंने इक्वेशन नंबर ये लिखी है, इक्वेशन 3। बैलेंस कंडीशन को पुट किया, दो रह गए, इक्वेशन 3। अगेन फिर मैंने पुट किया बैलेंस कंडीशन को अब 2 पर, इक्वेशन 2 पर बैलेंस कंडीशन। अब ये इक्वेशन 2, जहां I2 होगा वहां I1 दर्ज कर दो। ये I2 लिखा हुआ है, I1 लिख दें, ये हो जाएगा माइनस I1 R2। ये I2 लिखा हुआ है, I1 दर्ज कर दें। ये I2 लिखा हुआ है, I1 दर्ज कर दें। बाकी सब वैसे। बैलेंस कंडीशन अप्लाई करें इक्वेशन नंबर 2 पर, जहाँ जहाँ I2 है वहाँ वहाँ I1 दर्ज कर दें। अब जब मैं इस जगह I2, इस जगह I1 दर्ज करूँगा तो ये I1 पॉजिटिव, ये I1 नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसल, ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई, ये ज़ीरो, ये ख़त्म। ये वाला तो बेटा हो गया ख़त्म। बाकी रह गए ये दो। अब ये दो क्या बनेगी फिर तरतीब? ये दो, ये हो जाएगा माइनस I1 R2, ये देखें, ये इक्वेशन 4 बन, माइनस I1 R2, ये वैसे ख़त्म। फिर माइनस I2 की जगह I1 है, I1 माइनस I3 R4, इक्वेशन 4 का नाम, ये लीजिए इक्वेशन 4 था। ओके हो गया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें 3 और 4 को बाय 3, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है। इसमें ये क्वांटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, ये लें जी, ये मैंने बाय इक्वेशन 3 नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव कर दिया, इक्वेशन 5 का नाम। इसी तरह बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है ये, इसमें ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इक्वेशन 4, इसे अब 6 का नाम दे दिया। अब क्या किया? डिवाइडिंग 5 बाय 6, पहले 5 फिर डिवाइड बाय 6,
पहले 5 फिर 6, ये ऊपर 5 है, 5 फिर डिवाइड बाय 6, लेफ्ट हैंड साइड अलग, 5 डिवाइड बाय 6, 5 डिवाइड बाय 6, माइनस कैंसल, I1 कैंसल, इधर I1 माइनस I3 कैंसल, बाकी क्या रह गया जी बेटा? बाकी आपके पास जो रह गया वो है, आप देख सकते हो R1 बाई R2, R3 बाई R4। अगर याद हो शुरू में प्रिंसिपल के अंदर मैंने वजाहत की थी, शुरू में प्रिंसिपल जब मैंने लिखा था, आप लेक्चर में देख सकते हो यही फार्मूला लिखा था। तो अब ये प्रूफ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला है R1 बटा R2 इक्वल है R3 बटा R4। दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए इस कंडीशन का फुलफिल होना लाजमी है, यानी कि पहली रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दूसरी, इन दो रेजिस्टेंस का रेशो, और तीसरी और चौथी इन दो रेजिस्टेंस का रेशो। अगर दोनों का रेशो इक्वल आए तो ये बैलेंस कंडीशन पूरी होगी एंड इट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वेन एवर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब ये शर्त पूरी होगी, नो करंट फ्लो थ्रू, बैलेंस कंडीशन पूरी। फिर आगे है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस बताएंगे अब हम जी। ये सारी शुरू वाली बातें हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने वाला आला व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे कि सर्किट में 4 थी और हमने मालूम करना है रेजिस्टेंस R4, वांट टू फाइंड रेजिस्टेंस अननोन R4 है। वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन द आर्म कंटेनिंग R4। इस R4 रेजिस्टेंस को हम आर्म पर लगाएंगे। बाकी 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, इन तीनों की कीमतें हमें पता है, इन तीनों की कीमतों को हम खुद एडजस्ट करेंगे ताकि ब्रिज आपका बैलेंस्ड हो जाए, कोई करंट फ्लो ना हो। ये रिलेशन R1 बाई R2, R3 बाई R4, ठीक है। हमें R4 मालूम करना है, R4 यहाँ रहने दें, बाकी जी R4 डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, और R1 और R2 इधर आ जाए। तो इस फार्मूले के तहत आप R4 रेजिस्टेंस मालूम कर लोगे। मैंने क्या कहा जी बेटा? आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज, ज़रा तवज्जो से दोबारा से आप सुन लें जी। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज दोबारा ज़रा गौर कर लें। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। आप अननोन रेजिस्टेंस मालूम करोगे R4 जी। अब ये जो R4 रेजिस्टेंस है, आपने जो सर्किट शुरू में बनाया उसमें इस R4 अननोन रेजिस्टेंस को आपने लगाना है। कहाँ पर? आर्म की जगह R1, R2, R3, इन तीनों की वैल्यूज़ आप जानते हैं, इनको आपने खुद एडजस्ट करना है इस तरह से कि ब्रिज आपका बैलेंस हो जाए, कोई करंट फ्लो ना हो। जैसे आपको समझाने के लिए बेटा देखें, R1 और R2 फर्जी कीमतें मैं ले रहा हूँ। R1 फर्ज कर लें 10, R2 5 हो, ठीक हो गया। इन दोनों का रेशो R1 मैंने फर्ज की, R1 कितनी फर्ज की है 10, R2 5, दोनों की कीमतें मुख्तलिफ हैं, इन दोनों का रेशो कितना आया 2। इसी तरह R3 जी, R3 अगर मैं कर दूं 8, अब R4 क्योंकि अननोन है। अब देखें ना, एक हिंट दे रहा हूं ना ऑब्जेक्टिव के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए। अब R4 मुझे खुद, अब ये 3 तो मुझे पता थी, R4 में यहाँ क्या दर्ज करूं? बैलेंस कंडीशन आ जाए। बैलेंस मतलब
दोनों का रेशो बराबर। अब इसको मैं 4 रख देता हूँ, तो 8 को 4 पर डिवाइड करें 2 आ गया। बात समझ आई? R1 और R2 इन दोनों का रेशो, R3 और R4 इन दोनों का रेशो। अगर दोनों का रेशो इक्वल आए तो ये बैलेंस कंडीशन। गैल्वानोमीटर इसकी नीडल कोई रिफ्लेक्शन नहीं देगी, नेट करंट 0। तो अब आप देखें R1 10 थी, R2 5 थी, R3 8, ये 3 तो आप जानते थे। तो R4 को आपने बेटा एडजस्ट किया, तो R4 क्योंकि हमें रेशो इक्वल करना है, तो इस तरह R4 को आप खुद एडजस्ट करेंगे, तलाश करेंगे जी। तो एक तरीका ये भी है बैलेंस कंडीशन मालूम करने का कि R4 की वैल्यू क्या है। बाकी ये जो फार्मूला आपके सामने है इसमें कीमतें दर्ज कर दें, सॉल्व करें तो आपको R4 भी मिल जाएगा। टॉपिक मुकम्मल। अल्लाह हाफिज़।